कहते हैं कि सच्चा दोस्त वह होता है जो दोस्त की हर परेशानी में काम आए, उसके सुख दुख में काम आए। रिश्ते पहले से बने होते हैं, कई रिश्ते, भाई का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, चाचा का रिश्ता हो, चाची का रिश्ता हो, बाबा का रिश्ता हो, माँ का रिश्ता हो या फिर बाप का रिश्ता हो। ये सारे रिश्ते आपको ऊपर वाले के द्वारा बने बनाए मिलते हैं, लेकिन दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद चुनते हैं। ऐसी ही दोस्ती लक्ष्मण, अजय और अमित का था, लेकिन उनके बीच में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम कनक होता है। कनक की वजह से लक्ष्मण, अजय और अमित ने दीपक को ऐसी मौत मारे कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो गए। मौत ही नहीं मारा, बल्कि उसको जिंदा दीपक को जो है गुप्तांग में पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दिया गया था। सुबह दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जिस भी इंसान के गुप्तांग के अंदर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उसमें आग लगा दिया जाए, तो उसका क्या मंजर होगा, उस वक्त का क्या मंजर होगा, यह देखने वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप ज़रा सोच के देखिएगा, उस दीपक को ऐसी मौत मारने के बाद में उसके चेहरे पर पेट्रोल छिड़क दिया जाता है, उसके चेहरे का पूरी की पूरी निशानी मिटा दिया जाता है कि ये कौन है, कहाँ का है। और मैं आपसे केवल कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को अगर वीडियो पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए जानते हैं कि यह कहानी कहाँ की है। दीपक कई दिनों से घर वालों से अच्छे से पहले की तरह ज़्यादा बातें नहीं किया करता था। इस बात को लेकर राजबाला, उसकी माँ, बहुत ज़्यादा परेशान थी, अच्छे से समझ रही थी। राजबाला, दीपक की जो माँ होती है, वह बहुत ज़्यादा अपने बेटे को समझ रही थी कि मेरा बेटा किसी भी परेशानी में है, वह उखड़ा उखड़ा रहता है, कुछ उदास उदास रहता है। एक दिन जैसे ही दीपक दोपहर के समय घर आता है, राजबाला उसको पकड़ कर बैठ जाती है कि बेटे, तुम ये बताओ कि किस वजह से परेशान हो, या कोई और परेशानी है क्या? किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, या फिर नौकरी के बारे में, या फिर अंदर के लाइफ के बारे में? अंदर ही अंदर वह घुट रहा था, उसके दिल में वह जो है दिल की बात जुबान पे नहीं आ रही थी। अपनी माँ से बात को टालते हुए कहता है कि माँ, ऐसा करो कि तुम पहले, सबसे पहले मुझे रोटी ला दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और उसके बाद में फिर बात करते हैं। माँ रसोई में जाती है और रसोई में से बेटे के लिए खाना लेकर आती है, उसको परोस देती है। बेटा खाना खाता है, खाने लगता है। जैसे ही दीपक खाना खाने के लिए बैठा था, उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। जब दीपक मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो वह कोई अननोन नंबर से था। दीपक ने उसको ध्यान नहीं दिया और उसको काट दिया। दो चार मिनट के बाद फिर से दीपक जो है खाना खाने लगता है। फिर दोबारा इसी नंबर से फिर से दीपक के फ़ोन पर फ़ोन आता है। दीपक झुंझला जाता है और कहता है, यार आराम से खाना भी तो खाने नहीं देते हैं लोग। फ़ोन उठाता है और जैसे ही फ़ोन उठाता है तो सामने से उससे कोई, उसका शायद परिचित ही हो या फिर अपरिचित हो, उससे बात करता है और उससे कहीं बुलाता है। दीपक की माँ ने सिर्फ इतना ही सुना कि दीपक उससे कह रहा है कि कोई बात नहीं, बस 5 मिनट में मेरा इंतज़ार करो और मैं आ रहा हूँ। यह कहने के बाद में कुछ दीपक ने खाना खाया और कुछ नहीं खाया। वह अपनी माँ से खाने रखने के लिए कहता है कि माँ, खाना रख दो, मैं थोड़ी देर में लौट के आऊँगा तो यह खाना खा लूँगा। यह कहकर वह वहाँ से चल जाता है। उसकी माँ राजबाला उसे पीछे से आवाज़ लगाती है कि बेटा, मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे फ़ोन लाने के लिए, लेकिन तूने अभी तक फ़ोन नहीं लाया, क्या किया पैसे का? तब दीपक कहता है, माँ बस मेरे पास, मेरे जेब में ही पैसे हैं, मौजूद हैं, आज ही मैं आपको यह फ़ोन लाकर दे दूँगा, बस अभी थोड़ा देर के लिए इंतज़ार करो। उसके बाद जो है दीपक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो दीपक है वापस नहीं आता है। जब शाम को 9 या 10 बजे का समय हो जाता है, उसके पापा भी घर आ जाते हैं। उसका भाई फरीदाबाद में नौकरी करता है। दोनों पति पत्नी बड़े परेशान हुए दीपक को लेकर, लेकिन दीपक की ना तो कोई खबर आई, ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। उसके बाद में राजबाला और जसवंत अग्रवाल, जो दीपक के माता पिता थे, वह उससे अपने बड़े बेटे को फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा, तेरा जो भाई दीपक है, दीपक को तूने कहीं देखा है? उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। उसका भाई जो था नितिन, वह उसकी हर जगह, हर संभव जगह तलाश करता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। इसी तरह से सुबह हो जाती है, अगला दिन निकल जाता है, लेकिन दीपक का कहीं पता नहीं चलता है। और जसवंत और राजबाला काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया। वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और पूरी कहानी पुलिस स्टेशन को जाके जो थानेदार थे उनको राजबाला बताती है। वह पुलिस वालों से जो है बताती है और अपनी रिपोर्ट लिखवा देती है। पुलिस वाले उसे बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और
उनसे कहते हैं कि दीपक कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, 25 साल का एक नौजवान है, अपने यार दोस्त के साथ कहीं घूमने गया होगा और घूम फिर कर 2-4 दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन 2-4 दिन बीत गए, ना ही दीपक आया और ना ही दीपक की कोई खबर आई। 4 दिन के बाद में पुलिस वालों को एक सूचना मिलती है कि खुरामपुर गांव में D2 के खेत में, यानी कि गन्ने के खेत में एक लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस वहां जाती है और उस लाश को देखी तो वह एक 25 साल के नौजवान की लाश थी, जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और जो नंग अवस्था में वह लाश पड़ी हुई थी और जिसके जिस्म का पर कपड़े भी नहीं थे और उसका प्राइवेट पार्ट जो था वह बिल्कुल ही बुरी तरह से जला दिया गया था और चेहरे की जो हुलिया थी वो बिल्कुल ही जला दी गई थी। वह पूरी तरह से जला हुआ था। जब पुलिस उस लाश को देखती है तो बड़ी हैरान होती है कि क्या यह तो समझ में आता नहीं है कि किसी का चेहरा है, ये किसका चेहरा है किसका नहीं है। ये जो है मारने वालों ने बहुत शिद्दत से इसको मारा है, वह उसकी पहचान ना हो सके और सबूत जो है मिट जाए। उसकी पहचान को मिटा देते हैं लोग, उसका चेहरा बिगाड़ देते हैं, लेकिन इसका प्राइवेट पार्ट किसी ने जला दिया है। इसकी क्या वजह है? पुलिस बड़ी हैरान परेशान थी। फिर कोई बात नहीं, इसका पंचनामा भर के और उसको पोस्टमार्टम के लिए जो है उसको भेज दिया जाता है उस लाश को। उसकी पहचान नहीं होती है, उसकी फ़ोटो हर जगह दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी उसको पहचानता नहीं है, लाश को पहचानता नहीं है और उस लड़के की पहचान नहीं हो पाती। इधर जसवंत सिंह अपने बेटे को लेकर इतने परेशान थे कि उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। यह तो एक माँ बाप से ही पूछो जिनके 25 साल का बेटा कहीं गुम हो गया हो, खो गया हो और उसकी कोई खबर न मिल रही हो। तो अगर माँ बाप को कोई सबसे बड़ा दुख है तो वह अपने जवान बेटे को खोने का दुख होता है और इसी परेशानी में वह रात दिन घुल रहे थे। जसवंत अग्रवाल सुबह शाम पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन वहां से उन्हें कोई भी सबूत हासिल नहीं हो रहा था। कुछ भी वहां से उनको कुछ नहीं मिल रहा था। पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई थी, लेकिन कोई भी उनको उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। जो चेहरा उसे मिटा दिया गया था उसकी जो है पहचान भी नहीं हो पा रही थी उस लाश को। पुलिस ने जसवंत अग्रवाल को भी यह बात नहीं बताया था, उस लाश को नहीं दिखाया था। शायद दिखाए होते तो उस लाश को जो है जसवंत अग्रवाल पहचान लिए होते। इसी तरह करते करते लगभग 6 से 7 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन ना तो उस लाश का पता चलता है और ना ही जसवंत अग्रवाल के बेटे दीपक का पता चलता है। 6-7 महीने बीत गए, पुलिस ना तो उसे उस अज्ञात लाश की कोई भी सबूत जुटा पाई थी और ना ही दीपक के बारे में कुछ पता लगा पाई थी। भाई इसी दौरान नए थाना प्रभारी राम प्रकाश शर्मा से यशवंत अग्रवाल ने मुलाकात की और बेटे का पता लगाने की उनसे अपील की। जो थाना प्रभारी जो थे दीपक को की जो है फ़ोन का फ़ौरन कॉल डिटेल का अध्ययन किया और जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि दीपक की दोस्ती मोहित शर्मा नाम के एक लड़के से थी। जब मोहित शर्मा के नाम के लड़के की उन्होंने डिटेल निकाली तो वह एक अपराधी किस्म का लड़का था और उस पर हत्या और जो है अपराध का मुकदमा दर्ज था। जबकि दीपक एक सीधा साधा बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, बहुत ही सज्जन लड़का था। जिसे भी उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो सबने यही बताया कि दीपक एक बहुत ही अच्छा लड़का था। अब थाना प्रभारी के दिमाग में यह बात घूम गई कि एक अपराधी के साथ में दीपक का क्या कनेक्शन हो सकता है, क्या उसका रिश्ता हो सकता है, उसका कैसे उसका जो है उसको कैसे उसकी दोस्ती थी, क्यों थी, किस लिए थी। इसके बाद में फिर थाना प्रभारी ने उसके फ़ोन की कॉल डिटेल बारीकी से अध्ययन किया तो उसमें 2 नाम और पता चले। उसमें लक्ष्मण का नाम सामने आया और एक अजय का नाम सामने आया और जो कि मुरादनगर में ही रहते थे। उन दोनों के खिलाफ भी थाना मुरादनगर में कई मुकदमे दर्ज थे। यानी और जब डिटेल निकाली तो 2 लड़कों के जो और नाम सामने आए वह भी अपराधी किस्म के थे, उनके खिलाफ भी काफ़ी मुकदमे दर्ज थे। अब इसी तरह से पूछताछ जब आगे बढ़ती है तो अब इनको थाने बुलाया जाता है, तीनों को। जब तीनों को थाने बुलाया जाता है तो शशि को भी, लक्ष्मण को, अजय शर्मा को भी जब थाने बुलाया जाता है और जब ये फ़ौरन थाने आते हैं तो इनकी जो फ़ोन की लोकेशन होती है वो ट्रेस की जाती है। जिस दिन मोहित की
दीपक की कत्ल हुई थी, दीपक का जो है मर्डर हुआ था, उस दिन मोहित की लोकेशन अजीब तरह पाई गई। उनकी लोकेशन उससे मैच नहीं हो पा रही थी जहां दीपक का कत्ल हुआ था, इसीलिए पुलिस ने उन्हें जाने दिया। यानी उनकी जो है पूछताछ में पुलिस को ऐसा लगा कि यह लोग भले हैं अपराधी किस्म के हो, लेकिन यह बेकसूर हैं, दीपक की हत्या से इनका कोई हाथ नहीं है। चौथी बार अध्ययन जब इनके कॉल डिटेल का किया गया तो उनको एक नंबर और पाया गया दीपक के मोबाइल में, जो कि दीपक अक्सर बातें किया करता था। उनमें से एक नंबर बंद आ रहा था। थाना प्रभारी की नज़र उस नंबर पर जम जाती है। जिस दिन से दीपक का मर्डर हुआ था यह नंबर उसी दिन से बंद आ रहा था। अब उन्होंने उसे फ़ोन की डिटेल निकाली कि यह नंबर किस फ़ोन में चल रहा था। अब उस फ़ोन को IMI के द्वारा से नंबर के बारे में सारी गतिविधि जो है थाना प्रभारी को पता चलती है और थाना प्रभारी को इस काम में सफलता मिल गई। अब उस फ़ोन में कौन सा नंबर चल रहा था उसका उन्होंने पता लगा लिया। जब उसका पता लगाया तो वह एक लड़की के नाम पर जो है रजिस्टर था, एक कनक नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर है। जब कनक की बैकग्राउंड निकाली गई तो उसके बारे में पूछताछ की गई तो जो है कनक किसी न किसी लड़के के साथ जो है चक्कर में रहती थी। इसी तरह से शशि और लक्ष्मण को भी कनक के साथ चक्कर चल रहा था। अब थाना प्रभारी को उसके ऊपर पूरा शक हो जाता है, इसीलिए उसने कनक के साथ जो पुलिस थी, प्रभारी थे, वह अपने हिसाब से छानबीन करते हैं। कोई भी मुजरिम हो या कोई भी अपराधी हो, उससे पुलिस को पता है कि कैसे पूछताछ करनी है। वह जो है सरासर पहली बार पूछताछ होती है तो सरासर अपने को बेगुनाह ही बताता है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन थाना प्रभारी ने उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उसको जो है उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इधर उधर और ताक झांक करने लगी और इधर उधर की बातें करने लगी। किसी बात का भी सही तरीके से उसने जवाब नहीं दे पाई। जब वह सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई तो आखिर थाना प्रभारी उस पर बहुत ज़्यादा कड़ाई करते हैं और वह टूट जाती है और कहती है कि साहब दीपक की हत्या हो चुकी है। और दीपक की हत्या जो है वह शशि, लक्ष्मण, अजय उसके दोस्त ने ही किया है। वह कहती है कि जो यह लाश है इसका चेहरा बिगाड़ दिया गया था। 8 महीने पहले खुरामपुर गांव के टीटू के गन्ने के खेत में मिली थी। क्या वह वही दीपक था? कनक कहती है कि हाँ सर, वही दीपक था। जब उससे पता चल गया कि लक्ष्मण और शशि और जफर ने उसकी हत्या की है तो अब जो है उसको मुखबिरियों के से जाल बिछा दिया जाता है उनको पकड़ने के लिए। पहले पुलिस ने उन्हें बुलाया था तो उनको भी शक हो गया था कि कहीं ना कहीं पुलिस हम तक पहुंच ही जाएगी, क्योंकि वो लोग अपराधी थे। वह अपने अपने फ़ोन बंद करके वहां से फरार हो जाते हैं। जब उनकी जगह पर उनके घरों पर पुलिस ने तबीज़ दी तो और छापेमारी की तो वह तीनों के तीनों अपने घरों से फरार मिले। अब पुलिस का जाल को फैला दिया गया था और मुख्य विरोधी को उनके पीछे लगा दिया गया था। कुछ दिन के बाद में पुलिस को सफलता मिलती है और पुलिस उन तीनों को जो है ढूंढ निकालती है। जब उनको थाने लाया जाता है और फिर उनसे पूछताछ होती है तो उसकी जो कहानी निकल के आती है वह बड़े ही चौंकाने वाली कहानी होती है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले का थाना है मुरादनगर की कृष्णा कॉलोनी में जसवंत अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी राजबाला के साथ उनके 4 बच्चे भी रहते थे। 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। दोनों बेटियों की शादी कर दी गई थी और एक बड़े बेटे की शादी कर दी गई थी। दीपक अभी बिना शादीशुदा था और जो उसका बड़ा जो भाई था वह नौकरी करता था। उन्होंने दीपक को भी फरीदाबाद में जूते की दुकान खुलवाई थी, लेकिन वह जूते की दुकान दीपक नहीं चला पाया और उसने उसके ओनर को बेच दिया और उस दुकान को ख़त्म कर दिया था। वह जो है मुरीदनगर में आकर के ही रहने लगता है और अपने माता पिता को समझा देता है कि मैं यहीं पर रहकर कोई बिजनेस करूंगा और कोई कारोबार कर लूँगा। मोहित की लक्ष्मण, शशि और जो है अजय से पहले से ही इसकी दोस्ती थी और उसको यह भी पता था कि यह जो लड़के हैं, ये लक्ष्मण क्या करता है कि कनक से प्यार करता था। शशि और लक्ष्मण कनक से प्यार करते थे। यह जानते हुए भी दीपक कनक के करीब आता चला गया, क्योंकि वह पहले ही जो कनक थी वो नए नए लड़कों को फंसाने में माहिर थी और वो भी दीपक को फंसा लिया था और दीपक के साथ उसका भी संबंध बनाना शुरू हो गया था। और जो है कनक थी वह लक्ष्मण और शशि को बिल्कुल ही इग्नोर करने लगी थी। लक्ष्मण और शशि से दूरियां बना ली थी और दीपक के साथ खुलेआम घूमने लगी थी, उसकी डेट करने लगी थी। जब
जब लक्ष्मण और शशि को यह बात पता चलती है कि हमें इग्नोर करने की वजह जो है वह दीपक है, और दीपक ने हमारे प्यार पर यानी कि उसके गर्लफ्रेंड पर, उसके काम जो ठीक ठाक चल रहा था संबंध वाला, वो हमारा काम आए दिन निकल जाता था, दीपक ने उसके ऊपर डाका डाला है और दीपक ने दोस्तों के बीच में पीठ में छुरा घोंपा है। जबकि दीपक को पता था कि कनक से हम कनेक्ट हैं, इसके बावजूद भी उसने हमारा तार काट कर अपना केवल जोड़ा है। तो उनके दिल में जो है, उनके मन में दीपक के प्रति खुन्नस पैदा हो जाता है और वह उसको करने की ठान लेते हैं। अब उन्होंने जो है अपने एक दोस्त जो है अजय को भी साथ में ले लिया था और उससे भी कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, दीपक ने हमारे साथ गद्दारी की है, उसको मौत के घाट उतारना है। तीनों दोस्त उसकी हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस दिन वह घर पर खाना खा रहा था उस दिन जो फ़ोन आया था अननोन नंबर जो है, उसको जो दीपक समझता था, वह दीपक के फ़ोन पर लक्ष्मण ने एक पीसीओ से नंबर से जो है फ़ोन किया था। लक्ष्मण ने ही उसको बुलाया था। जब दीपक खाना खाते हुए उठाकर और बोलता है कि मैं 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, उनकी बात सुनता है तो वह उसको बिठा कर के दूर जंगल में ले जाते हैं और उनके पास वह जाता है तो पहले ही उन्होंने दारू और कबाब का इंतज़ाम कर रखा था और उन्होंने वहाँ खूब जो है कबाब और दारू दीपक को ज़रूरत से ज़्यादा ही पिला दिया था। उसके बाद वह गन्ने के खेत में ले जाते हैं दीपक को। दीपक नशे की हालत में बिल्कुल चूर था और जब वह पूरे नशे में होता है तब उसको पकड़ लेते हैं और क्योंकि दीपक ज़्यादा जो है शराब पी रखी थी और उनके विरोध करने की हालत में नहीं था। शराब पीने की वजह से नशा हो चुका था, ना तो भाग सकता था और ना ही वह ज़्यादा विरोध कर सकता था। उसके कपड़े, उसके पैंट उतार दिए, उसको नंगा कर दिया गया और नंगा करने के बाद उसको जो उसका प्राइवेट पार्ट है उसको ज़मीन पे लिटा के उस पे पेट्रोल छिड़क दिया जाता है और बोला जाता है कि तूने हमसे हमारी प्यार छीना है। जब तुझे पता था कि कनक हमसे कनेक्ट है तो तूने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। हमारे प्रेमिका है कनक, हमारे कनक के साथ अवैध संबंध है, यह जानते हुए भी तूने कनक के ऊपर जो है निगाह डाला और कनक को अपने करीब ले लिया। अब वह हमसे मिलना भी नहीं चाहती है। दीपक उनसे जो है बहुत विनती करता है लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं कि मैं कनक को छोड़ दूंगा, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ी दे दो, लेकिन वह नहीं मानते हैं और उन्होंने पेट्रोल डालकर उसके प्राइवेट पार्ट पर उसको आग लगा देते हैं। जब एक जिंदा इंसान के ऊपर प्राइवेट पार्ट पर, खास करके एक नाजुक अंग पर, एक जिस्म का नाजुक अंग है प्राइवेट पार्ट्स, उस पे उन्होंने पेट्रोल डालकर जब आग लगाई तो फिर क्या हालत हुई होगी आप ज़रा सोच सकते हैं। शायद कोई देखने वाला इसको नहीं था, इस मंजर को नहीं था। बहरहाल उसके बाद में फिर उन्होंने उसकी कनपट्टी पर जो है तमंचे की नाल रख कर के गोली चला देते हैं। अब जो है दीपक मर जाता है। जब वह उसकी हत्या कर देते हैं तो फिर वह सोचते हैं कि अब इसकी जो है शिनाख्त मिटाई जाए कि यह कौन है, कहाँ का है, वरना हम पकड़े जाएंगे। वह उसकी जो है वहीं पे उसके चेहरे पे पेट्रोल डालते हैं और फिर वहाँ पे आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद उसका चेहरा बिल्कुल बुरी तरह से जल जाता है। उसके चेहरे में आग लगा दी जाती है। जब उन्होंने देख लिया कि अब इसका चेहरा जो है बुरी तरह से जल चुका है, पहचान नहीं आएगा, तो फिर वहाँ से तीनों दोस्त फरार हो जाते हैं। जब उनसे पुलिस से पूछताछ कर रही थी और जब पुलिस को पता चला कि वह लोग लाश थी वो उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, वह दीपक की थी, तो पुलिस दीपक के बाप अग्रवाल को बुलाता है और उनको बताता है कि 7 महीने पहले जो लाश जली हुई हमें मिली थी, हमने आप लोगों को नहीं बताया था, जंगल में नंग अवस्था में झुलसा हुआ एक लाश हमें मिली थी, आपके बेटे के ही वह लाश थी। यह बात सुनते ही दीपक के माता पिता मुंह के बल गिर जाते हैं और रोने और अपनी छाती पीटने लगते हैं। उनके हाथ में अब कुछ नहीं लगता है। दीपक की लाश उनके हाथ में थी नहीं, ना तो कुछ और था। वह मुंह के बल गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। दोस्तों, दीपक के जो दोस्त थे उन्होंने दीपक के साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने दीपक को ऐसी मौत दी थी जो कि सुनने वाले और देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दीपक भी जब जानता था कि कनक उसकी जो है गर्लफ्रेंड है तो उस पर उसकी निगाह नहीं डालनी चाहिए थी। गलती दोनों की है, लेकिन उसके दोस्त की गलती बहुत ज़्यादा थी। पुलिस ने उसके दोस्त को पकड़ के फ़िलहाल जेल में डाल दिया है। और आप बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलती है? क्या दोस्ती पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।